औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सो अल्लाह ताला की हम्द व सना के बाद, डियर एस्पायरेंट्स, दिस इज आसिफ शहजाद। सो टुडे आवर 8th lecture for the preparation of lecturer education and headmaster and administrator। सो डियर एस्पायरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने जो क्रक्स ऑफ एजुकेशन वन लाइनर है उसको स्टार्ट किया हुआ है। तो हमारा जो थर्ड चैप्टर है फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन उसको हमने स्टार्ट किया हुआ है। तो आज उसका हमारा जी 8th लेक्चर है। ये जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें हम जो हमारे 143 तक एमसीक्यूज हैं उनको हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम इंशाल्लाह जो 144 एमसीक्यूज है यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जस्ट जी, तो हमारे पास जो 144 एमसीक्यूज है इसको देख लेते हैं कि हमारे पास द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ फॉर्मल नॉन फॉर्मल एजुकेशन। यहाँ पे प्रीवियस जो लेक्चर है उसमें थोड़ी सी मिस्टेक थी। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे इसको करेक्ट कर दिया जाए। जस्ट अ मिनट। तो हमारे पास जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन है उसका सबसे जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है, जो इम्पोर्टेंट एलिमेंट है वो कौन सा है? तो वो हमारे पास जी मीडिया है। मीडिया के ज़रिए आपको पता है वर्कशॉप्स वगैरह हो रही हैं, या फिर जो ऑनलाइन लेक्चर्स हैं, या फिर जितनी भी कम्युनिकेशन होती है मोस्टली इनकी करस्पॉन्डेंस के थ्रू होती है, मीडिया के थ्रू होती है। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ठीक है। इसके बाद 145 एमसीक्यूज है। सीकिंग एक्सपर्ट ओपिनियन इज अ सोर्स ऑफ नॉलेज, यानी कि वो कौन सा नॉलेज हमारे पास होता है जिसमें हम जो एक्सपर्ट्स होते हैं उनकी ओपिनियन लेते हैं, तो वो हमारे पास अथॉरिटी होता है। आई थिंक 157 तक हमने कर लिया था। तो ये एक स्लाइड गलती से हमारे पास आ गई है, बल्कि ये भी हमने कर लिया है। जस्ट अ मिनट, मैं ज़रा इसको देख लूँ कि हमारे कितने स्लाइड रहती हैं। तो अल्लाह के बंदे आप बताया करें। ये जो हमारे पास 166 एमसीक्यूज है ना, यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था। आज 167 जो एमसीक्यूज है वहाँ से हमने डिस्कस करना है। तो आप लोग बताया करें मुझे, क्योंकि मेरी 5-6 क्लासेस होती हैं इकट्ठे। तो फिर समटाइम जो है ना वो चीज़ें आगे पीछे होती हैं, मुझे मेमोराइज नहीं रहती। तो आप बताया करें मुझे। अच्छा, तो 167 एमसीक्यूज हम देखते हैं। फर्स्ट स्कूल फॉर अ चाइल्ड एजुकेशन, यानी कि बच्चे जो हैं उनके लिए सबसे पहला स्कूल कौन सा होता है जिसमें हम बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं? तो वो हमारा होम होता है, हमारा घर होता है, और हमारी फैमिली होती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है, ये मोस्टली लोगों को पता नहीं होता है इन चीज़ों का। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस? यानी कि होम और हाउस में क्या फर्क होता है? ये भी एक एजुकेशन की ही टर्म है। आप में से कोई बताना चाहे कि होम क्या होता है और हाउस क्या होता है? जी। सर, इस होम होम घर होता है, यानी कि मकान होता है, और हाउस वो होता है कि जिसमें रहा जाता है। क्या मतलब? अच्छा, घर में भी मतलब रहा कि जाता है, हाउस में भी रहा जाता है, क्या इनमें डिफरेंस क्या है? सर होम मतलब कि हो सकता है कोई भी मकान बना हुआ जिसमें अभी कोई किसी की रहायश ना हो, या ऐसा कुछ कंसेप्ट है कि हाउस में वो है जिसमें कोई रह रहा हो, इस तरह का। जी नहीं, मैं आप बिल्कुल एग्जैक्ट बात पे नहीं पहुंच रही। जी, और कोई स्टूडेंट बताना चाहे तो बताए प्लीज। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन होम एंड हाउस? कोई और बताना चाहे। अब देखिए ना कि ये बेसिक टर्म है, हमारे यहाँ यूज होती है, लेकिन हमें इसका कोई एग्जैक्ट जो है ना पता नहीं है कि होम क्या होता है या हाउस क्या होता है। होम, देखिए ना, ये टर्म मोस्टली यूज की जाती है कि मेरा होम टाउन जो है वो फलां सिटी है, या फलां विलेज है, या फलां जगह मेरा होम टाउन है, ठीक है। होम आपका वो होता है जहाँ पे आपकी बर्थ हुई होती है और वहाँ पे ही आप रह रहे होते हैं, वो आपका होम होता है, ठीक है।
और हाउस जिसमें आप अभी रह रहे हैं, यहाँ पे आपकी बर्थ नहीं हुई है, लेकिन आप वैसे टेम्परेरी या फिर उसके बाद आप यहाँ पे शिफ्ट हुए हैं, तो ये आपका हाउस होता है। ठीक है। आप देख रहे हैं जब भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं, आप ये नहीं लिखते कि पाकिस्तान इज माय डियर हाउस लैंड। ठीक है। आप लिख रहे हैं पाकिस्तान इज माय डियर होम लैंड। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ पे पैदा हुए हैं। ठीक है। और यहाँ पे आपकी ग्रोथ हुई है और आप बड़े हुए हैं। ठीक है। तो इसलिए हम इस सरजमीन को होम लैंड कहते हैं, हाउस लैंड नहीं कहते इसको। ठीक है। होम और हाउस में मेन डिफरेंस यही होता है कि जिस जगह पे आप पैदा होते हैं और उसी जगह पे अगर आपकी ग्रोथ होती है तो वो क्या होता है, होम कहलाता है। ठीक है। और अगर आप किसी और जगह पे पैदा होते हैं और बस आप कहीं और जगह पे आकर जाते हैं, अपना घर बना लेते हैं, मोस्टली लोग सिटी में पैदा होते हैं, सॉरी विलेज में पैदा होते हैं, फिर सिटी में ट्रांसफर हो जाते हैं, तो वहां पे रहना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो उनका हाउस होता है, होम नहीं होता। ठीक है। क्लियर? या अभी भी कोई डाउट है तो चलें जी, इसके बाद नो हम सर। मूव करते हैं। हमारे पास 168 MCQ, रीडिंग अ लेसन इन आर्ट ऑर्गेनाइज वे बिफोर टीचिंग। यानी कि हम लेसन को रीड करते हैं ऑर्गेनाइज वे में। टीचिंग करने से पहले हम क्या करते हैं, लेसन को ऑर्गेनाइज करते हैं, ताकि हम स्टूडेंट को जो है ना वो पढ़ा सकें अच्छे तरीके से। तो ये क्या कहलाता है, लेसन प्लान कहलाता है। ठीक है। अच्छा, लेसन प्लानिंग के हवाले से मैंने आपको एक बहुत ही फेमस एजुकेशनिस्ट बताए थे कि उन्होंने बहुत बड़ा काम किया है लेसन प्लानिंग के हवाले से। तो किसी स्टूडेंट को उनके नाम के बारे में पता है जिनका बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है लेसन प्लानिंग के हवाले से? हेलन परक्रिस्ट। जी, क्या बोला? सर हेलन परक्रिस्ट। नहीं, हेलन पारक्रोस तो नहीं है, ये हर्बर्ट स्पेंसर हैं। हर्बर्ट स्पेंसर ने फाइव सॉरी सर। स्टेप्स, जी, 5 स्टेप्स दिए हैं लेसन प्लानिंग के, जिसको हम 5 P's भी कहते हैं समटाइम। ठीक है। तो इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है लेसन प्लानिंग के हवाले से। तो इस तरह के एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो आप अल्लाह के बंदे याद रखा करें। अच्छा, तो आप में से कोई स्टूडेंट मुझे बताया ना जरा कि लेसन प्लानिंग के स्टेप्स कौन कौन से होते हैं। लेसन प्लान अब कर रहे हैं, आपकी कल कुछ लोग टीचिंग कर भी रहे होंगे, कल को आपकी गवर्नमेंट सेक्टर में जॉब हो जाती है, तो आपने लेसन प्लान करना है। उसके स्टेप्स क्या होंगे, ये जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये खास तौर पे जो हमारा इंटरव्यू होता है वहाँ पे पूछ लिया जाता है। जी, बताएं प्लीज, स्टेप्स ऑफ लेसन प्लानिंग। कोई आइडिया है किसी को? सर जैसे लेसन प्लान बनाया जाता है, पहले साबका वाकफियत है, ऑब्जेक्ट उसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, और उसके बाद उसकी प्रैक्टिस है, यानी एप्लीकेशन है, उसके बाद उसकी फिर एवेल्युएशन है, और देन होमवर्क है। चलें जी, आपने बताया तो है लेकिन टूटा फूटा बताया जी। और कोई बताना चाहे तो, आपने नॉलेज शेयर करना चाहे तो करे प्लीज। सर इसमें है जो है इसमें हम क्या करते हैं थोड़ा पहले। लाउड बोले, मुझे आवाज नहीं आ रही अब। सर प्रिपरेशन होती है, हम्म, प्रिपरेशन, प्रेजेंटेशन, और फिर कंपैरिजन और एसोसिएशन, फिर जनरलाइजेशन करते हैं, फिर उसके बाद एप्लीकेशन। ये हर्बर्ट स्पेंसर के आपने वो 5 स्टेप तो बता दिए हैं, लेकिन ये तो हर्बर्ट स्पेंसर की अपनी परसेप्शन है। हम अगर बनाना चाह रहे हैं तो हम कैसे बनाएंगे? आपकी दोस्त से क्वेश्चन पूछ लें, अगर आपको आप माइंड ना करें तो फिर आप कहेंगे कि जी मेरी दोस्त पहले दिन ही आई है और आपने क्वेश्चन पूछ लिया। जी मिस, अगर आप बताना चाहें तो कोई आइडिया हो इसके बारे में, लेसन प्लानिंग के स्टेप्स। चलें जी, मैं आपको बता देता हूँ, इसमें कोई हेजिटेशन वाली बात नहीं है, ये हमारा डेली बेस का काम है क्योंकि हम टीचर हैं।
और टीचर के लिए ये चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और आपने ये सारी चीज़ें करनी है। ठीक है जी सॉरी मैम। सर, मुझे नहीं पता है। जी मैंने पूछा है कि आप लेसन प्लानिंग की जो स्टेप्स हैं वो बताएं, अगर आपके माइंड में कोई आइडिया है इनके बारे में। नो सर, मेरे माइंड में नहीं है कोई कंसेप्ट। अच्छा सॉरी चलिए ठीक है। सर। ठीक है कोई इशू नहीं, मैं आपको बता देता हूँ। अब देखिए, एक कंटेंट हमने सुबह बच्चे को जाकर पढ़ाना है, एक चैप्टर पढ़ाना है, कोई टॉपिक जो है हमने डिस्कस करना है क्लास में। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं कि मैंने सुबह फलां टॉपिक, फलां एक्सरसाइज, फलां एक्टिविटी, फलां एक्सपेरिमेंट क्लास में जाकर करवाना है। आपने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, ठीक है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आप देखते हैं टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, कि आप टाइम मैनेजमेंट में टाइम की डिवीजन आप करते हैं। आप देखते हैं कि मैंने कितना टाइम जो है स्टूडेंट को कंटेंट पढ़ाना है, कितना टाइम मैंने स्टूडेंट को कोई एक्टिविटी करवानी है, कितना टाइम कोई एक्सपेरिमेंट करवाना है, कितना टाइम मैंने फीडबैक लेना है, कितना टाइम मैंने स्टूडेंट की असेसमेंट करनी है, कितना टाइम मैंने स्टूडेंट को जो है ना वो यानी कि होमवर्क देना है। ये सारी चीज़ें आप टाइम मैनेजमेंट में रखते हैं, टाइम डिवीजन में रखते हैं। ठीक है, मतलब पहला हमारा जो स्टेप है वो ऑब्जेक्टिव आ जाता है, सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी आप ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं। सेकंड नंबर पे आप क्या करते हैं, डिवीजन ऑफ टाइम करते हैं, या इसको हम टाइम मैनेजमेंट भी कहते हैं। और थर्ड नंबर पे आप क्या करते हैं, आप टॉपिक की अनाउंसमेंट करते हैं। जब आप क्लास में जाते हैं तो आप बच्चों को कहेंगे कि बेटा आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो ये होगा। ठीक है, और फोर्थ नंबर पे आप क्या करेंगे, वो जो टॉपिक होगा, वो जो एक्टिविटी होगी, जो प्रॉब्लम होगी होगा, उसको आप क्या करेंगे, उसको डिस्कस करेंगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जब आपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो उसके बाद 5 नंबर पे आपने क्या करना है, बच्चों से फीडबैक लेना है। ठीक है, कि आया कि बच्चों को अंडरस्टैंडिंग हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, और 6 नंबर पे आपने जर्नलाइजेशन करनी होती है। इसका मतलब ये है कि जितनी भी आपने बच्चों को लर्निंग करवाई है, जब आप क्लास में आए हैं तब से लेकर आपके एंडिंग पॉइंट तक, जितना भी बच्चे को आपने पढ़ाया उस सारे को आपने रिवाइज कर देना है, ताकि बच्चा जो है उसकी जो मिसकंसेप्शन है, उसके जो डाउट हैं वो क्लियर हो सकें। ठीक है, तो उसके बाद जी 7th नंबर पे हमारे पास आ जाता है इवेल्युएशन। इवेल्युएशन में फिर आप क्या करते हैं, स्टूडेंट की इवेल्युएशन करते हैं। जो टॉपिक आपने पढ़ाया होता है उसकी वर्थ वैल्यू को चेक करते हैं। आप देखते हैं कि स्टूडेंट को लर्निंग हुई है नहीं हुई है, अगर हुई है तो किस लेवल तक हुई है, अगर मैंने पढ़ाया है तो किस लेवल तक पढ़ाया है, मेरा मेथड ऑफ टीचिंग ठीक था या नहीं था, वो इफेक्टिव है या नहीं है, स्टूडेंट को उससे समझ आई है या नहीं आई है। ये सारी चीज़ें आप इवेल्युएशन में देखते हैं। तो उसके बाद आप क्या करते हैं, बच्चों को होमवर्क दे देते हैं कि बेटा कल के लिए आपका ये काम है, ये काम आपने कर कर लेकर आना है। ठीक है, ये हमारे कॉमन कुछ जो स्टेप्स हैं, इनको आपने माइंड में रखना है। तो मैंने बहुत इजी और सिंपल वे में आपको बताए हैं, तो आप इनको अपने माइंड में रखिएगा, ताकि जब भी आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं तो आप कंफ्यूजन का शिकार ना रहे। ठीक है, जैसे मिस सीना बता रही थी, ऐसे अगर आप रोट मेमोराइजेशन करती हैं, रोट लर्निंग करके इंटरव्यू में बताती हैं, तो फिर आपके लिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और वो आप जो स्टेप्स आपने बताए आप इनको अच्छे से इलेबोरेट वहाँ पे नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो आप बेसिकली देखें ये कि मैंने अपना कंसेप्ट जो है उसको क्लियर करना है, ताकि इंटरव्यू में हमेशा जो है ना वो कंसेप्ट ही काम आता है, आपकी रोड मेमोराइजेशन, रोड लर्निंग काम नहीं आती। तो उसके बाद ही देखिए, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा, क्योंकि मैंने इससे पहले 3-4 लेक्चर लिए हैं, तो अभी मेरा गला जो है वो इतना साथ नहीं दे रहा मेरा। लेकिन क्या करें, स्टडी तो हमने करनी है। उसके बाद ये 169 एमसीक्यू देखें, दी पेडागोजी पेडागोजी इज कंसर्न्ड विद टीचिंग मेथड। पेडागोजी जो है, ये इसका रिलेशन जो है वो किससे होता है, टीचिंग मेथड से होता है। इसमें हम जो यंग चिल्ड्रन होते हैं उनको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। और इसके आगे हमारे पास एक एमसीक्यूज लिखा हुआ है 170 पे, एंड्रागोजी इज कंसर्न्ड विद टीचिंग अडल्ट, यानी अडल्ट जो होते हैं उनको टीच करने के लिए हम एंड्रागोजी का वर्ड यूज करते हैं। ये एंड्रागोजी हमारे पास एक टीचिंग टेक्निक्स है, ये एक टीचिंग मेथड है।
इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको अगर बताऊं तो ये जो अभी रिसेंटली तकरीबन 1-2 मंथ पहले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर या मॉनिटर का पेपर हुआ है, उसमें आई थिंक जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनर का पेपर था उसमें ये जो हमारे पास एंड्रागोजी है इसके बारे में पूछा गया था कि एंड्रागोजी क्या होती है, इसमें हम कौन से लोगों को पढ़ाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, टीचर को पढ़ाते हैं या अडल्ट को पढ़ाते हैं। तो इसमें लिखना था, हमारा जो राइट अप था वो था कि हम इसमें एडल्ट्स को पढ़ाते हैं। प्लीज आप अपना माइक जो है वो ऑफ रखें जिसका भी ऑन है, ताकि डिस्टॉर्शन जो है सर ना मैं वो ना आपसे क्वेश्चन करना चाह रही हूँ। सर जो पेडागोजी है, ये टीचिंग मेथड है, और ये किस किस तरह का टीचिंग मेथड है? सॉरी, आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा लैपटॉप की ये स्पीकर का कुछ शायद इशू है, तो थोड़ा लाउड बोले ना ताकि मुझे आपकी समझ आए क्या बोल रहे हैं। सर मैंने आपसे ये पूछना था, जो पेडागोजी है, ये टीचिंग मेथड है, और ये मतलब कि इसमें किस तरह का मेथड जो टीचर है वो यूज करती है? पेडागोजी में आप देखें ना कि ये एक इसको अगर हम देखें तो ये टीचिंग मेथड नहीं है, इसको हम टीचिंग स्ट्रेटजी भी कह सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर टीचिंग मेथड के अंदर डिफरेंट जो है ना वो टीचिंग मेथड आते हैं, एक मेथड तो हम यूज नहीं करते। आप देखिए, हम लेक्चर मेथड यूज कर रहे होते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे होते हैं, एक्टिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, डिस्कवरी लर्निंग मेथड, कोई भी मेथड ऑफ टीचिंग हम यूज कर लेते हैं। तो बेसिकली पेडागोजी जो है ना ये एक सब्जेक्ट है, ठीक है, जिसमें हम जस्ट क्या करते हैं, टीचिंग जो मेथड है कि कैसे हमने स्टूडेंट को टीचिंग करवानी है, कैसे हमने स्टूडेंट को पढ़ाना है, ये एक ब्रॉडर टर्म है, वाइडेस्ट टर्म है। तो इसके अंदर बाकी जो सारे हमारे मेथड ऑफ टीचिंग है वो सारे हमारे पेडागोजी के अंदर ही आ जाते हैं, ठीक है जी। क्लियर हुआ या नहीं? यस सर, क्लियर हो गया है। चलें जी, थैंक थैंक यू यू। सर। उसके बाद ये हमारा 170 एमसीक्यूज हमने डिस्कस कर लिया है। 171 एमसीक्यू देखते हैं। स्पेयर द रोड, स्पॉइल द चाइल्ड, इज द सीइंग ऑफ इरा विक्टोरियन इरा। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है? ये जो कोटेशन लिखी हुई है विक्टोरियन इरा ने लिखी है, इसका क्या मतलब होता है? स्पेयर द रोड, स्पॉइल यानी द कि अगर चाइल्ड। आप छड़ी हटा देंगे तो बच्चे खराब हो जाएंगे। जी, यानी कि इसका मतलब ये है कि स्पेयर द रोड, अगर हम बच्चों को एक प्रॉपर वे में, एक करिकुलम के अकॉर्डिंग या एक प्लान तरीके से एजुकेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो फिर क्या हो जाएंगे, हमारे बच्चे जो है वो स्पॉइल हो जाएंगे। ये जो विक्टोरियन इरा है उनकी परसेप्शन है, उनकी कोटेशन है। ये डिफरेंट इरास जो है ना, ये लिटरेचर के अगर आपने पढ़ा है, एम इंग्लिश किया है, तो उसमें आपको जो है ना वो ये डिफरेंट इरास जो है ना उनके बारे में आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले हमारे पास रोमन इरा आता है, फिर रोमांटिक, फिर विक्टोरियन, ये डिफरेंट इरास जो है, यानी कि डिफरेंट एरियाज जो हैं, एरियाज हैं, या फिर इनको सेंचुरीज भी कहा जा सकता है। तो ये यहाँ पे मौजूद है, ठीक है। तो ये जो विक्टोरियन एरा है उनकी परसेप्शन है कि अगर हम स्पेयर द रोड, अगर हम ठीक रोड के ऊपर बच्चे को नहीं लेकर चलते, ठीक डायरेक्शन में बच्चे को लेकर नहीं चलते, तो फिर क्या होता है, हमारा बच्चा जो है स्पॉइल हो जाता है। उसकी जो लाइफ है वो अच्छे से हम उसको जो है ना वो मॉनिटर नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद ही हमारे पास 172 एमसीक्यूज आ जाता है। माइक्रो टीचिंग सिस्टम वाज स्टार्टेड इन 1961 इन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। ये स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है उसमें 1961 के अंदर स्टार्ट किया गया था। और ये जो माइक्रो टीचिंग है ये हमारे पास एक टीचर ट्रेनिंग टेक्निक्स है, ठीक है। ये क्या है? टीचर ट्रेनिंग टेक्निक्स है। इसमें हम क्या करते हैं, टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, आप लोगों में से मुझे बताएंगे स्टूडेंट कि ये जो माइक्रो टीचिंग होता है इसकी ड्यूरेशन कितनी होती है? जी, सर 6 to 10 weeks नहीं, फाइव days टू I टेन जी think सर, maybe। जी, 5 to 10 होती है सर, जी, 5 to 10। इसमें स्टूडेंट कितने होते हैं? सर स्टूडेंट्स की सर तादाद भी इतनी ही होती है। जी, स्टूडेंट भी 5 to 10 होते हैं, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो भी 5 to 10 मिनट ही होती है। और इसके अगेंस्ट हमारे पास जो होता है ये छोटे लेवल पे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ये जो माइक्रो जो टीचिंग होती है, इस ये स्किल ओरिएंटेड होती है। इसमें हम स्किल जो है वो प्रोवाइड कर रहे होते हैं टीचर को, ठीक है।
उनको ट्रेंड कर रहे होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के लिए, किसी भी कंटेंट के लिए। आपने देखा है अभी कि एसएनसी जब लॉन्च किया गया तो टीचर को ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है एसएनसी की। तो ये जो भी उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई है उसको क्या कहते हैं, माइक्रो टीचिंग कहते हैं, ठीक है। तो इसके साथ हमारी एक और मैक्रो टीचिंग होती है, वो बड़े लेवल पे होती है। उसकी जो ड्यूरेशन होती है वो 35 मिनट से लेकर जो है ना वो 60 मिनट तक होती है, या फिर 45 मिनट से 60 मिनट तक उसकी ड्यूरेशन होती है। तो वो ब्रॉडर होती है, उसमें ये है कि हम स्किल और कंटेंट दोनों हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट्स को प्रोवाइड कर सकते हैं। और ये हमारी जो माइक्रो टीचिंग होती है ये जस्ट स्किल ओरिएंटेड ही होती है, इसमें हम जस्ट स्किल ही प्रोवाइड करते हैं। क्लियर? करें नेक्स्ट मूव, आप बताएं। सर वो जो हमारी ब्रिटिश अप्रोच है वो हमारी ये होगी जी जी बताएं। और जो माइक्रो है आवाज नहीं आ रही आपकी। आपकी आवाज कट कट के आ रही है, क्लियर नहीं आ रही। चलें जी, कोई नेट का इश्यू है तो हम नेक्स्ट मूव करते हैं, आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी। तो चलें जी, नेक्स्ट हमारे पास 173 एमसीक्यूज। ड्रॉपिंग आउट फ्रॉम स्कूल मींस लीविंग स्कूल फॉर एवर। यानी कि ड्रॉपिंग आउट का मतलब है एक बच्चे को आपने ड्रॉप आउट किया है तो इसका मतलब ये है कि बच्चे ने हमेशा के लिए स्कूल छोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद जी 174 एमसीक्यूज। पेडागोजी ड्राइव फ्रॉम ग्रीक वर्ड। ये जो पेडागोजी है ग्रीक दो वर्ड से ड्राइव है, पैडोस एंड एगोस। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैडोस एंड एगोस? पैडोस एंड एगोस जो है इसका, इन दोनों का मीनिंग हमारे पास है टू लीड द चाइल्ड। इसमें हमने क्या करना है, बच्चों को लीड करना है, उनकी रहनुमाई करनी है, उनको हमने क्या करना है, गाइडेंस प्रोवाइड करनी है। ये हमारे पास पैडोस और एगोस होता है। ये यहाँ पे एक फिगर हमारे पास मिस थी तो चलिए क्लियर। चलें जी, इसके बाद देखते हैं 176 एमसीक्यू। स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी, ठीक है। इसको आपने माइंड में रखना है। और स्टडी ऑफ रिलीजियस इज कॉल्ड थियोलॉजी, ठीक है। थियोलॉजिस्ट होते हैं जो रिलीजियस की जो नॉलेज रखते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थियोलॉजिस्ट। उसके बाद ये हमारे पास 178 एमसीक्यूज आ जाता है। स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग, यानी किसी ह्यूमन बीइंग की, किसी इंसान की जो स्टडी है या किसी इंसान के जो रेस है उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं, एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और इसको रेसिज्म भी कहा जाता है। उसके बाद ये 179 एमसीक्यूज आ जाता है। स्कर्टिक मेथड इज रिलेटेड टू क्वेश्चन आंसर मेथड। यानी कि जो क्वेश्चन आंसर मेथड है ये हमारे पास जो स्कर्टीज हैं उन्होंने प्रेजेंट किया था। क्वेश्चन आंसर मेथड मैंने आपको पढ़ाया था। ये जो क्वेश्चन आंसर मेथड होता है ना, इसमें ये जो हमारे पास जो आइडियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट के जो फाउंडर हैं सोक्रेटिस हैं, प्लेटो है, इन लोगों ने मिलकर जो है ये क्वेश्चन आंसर मेथड जो है ये डेवलप किया था। इसको फर्स्ट टाइम इन्होंने प्रेजेंट किया था, ठीक है। उसके बाद जी 180 एमसीक्यू देखें। हु प्रेजेंटेड टेब्यूला रासा थ्योरी? टेब्यूला रासा जो थ्योरी है ये किसने प्रेजेंट की है? तो ये हमारे पास जॉन लॉक ने प्रेजेंट की है, ठीक है। अच्छा जी, टेब्यूला रासा जो है ये थ्योरी ये क्या कहती है, इसके अंदर क्या चीज़ मौजूद है? किसी स्टूडेंट को इसके बारे में आइडिया है कि व्हाट इज टेब्यूला रासा? सर ये कहती है कि जब एक स्टूडेंट बच्चा स्कूल में आता है तो वो बिल्कुल एक ब्लैंक स्लेट की मानिंद होता है, बिल्कुल ब्लैंक माइंड होता है। जी और स्कूल जो है वो इसको फुलफिल करता है, उसका माइंड, जी उसके माइंड को। जी बिल्कुल आपने ठीक बताया। ये जो टेब्यूला रासा है ये कहते हैं कि इंसान का जो माइंड होता है वो एक एक बच्चे का जो माइंड होता है वो एक ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, ठीक है। आप जो कुछ भी उसके ऊपर लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, ठीक है। आप देखें एक बच्चा जब पैदा होता है तो आप बेशक उसको किसी अंग्रेज के घर छोड़ा है तो वो इंग्लिश बोलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। किसी अरेबिक के घर छोड़ा है तो वो अरेबिक बोलना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। यानी कि बच्चा बाय नेचर जो होता है, बाय बर्थ जो होता है वो गुड होता है। लेकिन जो ये नेचुरलिज्म की जो फिलासफी है उनकी परसेप्शन है
कि नेचर जो बाय नेचर बाय बर्थ बाय इनेट चाइल्ड जो है वो गुड होता है, लेकिन सोसाइटी क्या करती है, उसको बैड बना देती है। ठीक है, इसके बाद जी नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज आता है, virtue लाइज इन द मिडल ग्राउंड बिटवीन एक्सट्रीम इज कॉल्ड गोल्डन मैन। यानी गोल्डन मैन जो है वो कहते हैं कि virtue लाइज इन मिडल ग्राउंड बिटवीन एक्सट्रीम, यानी कि किसी भी इंतहा, जो किसी भी चीज़ की जो इंतहा है, उसके जो सेंट्रल होता है, उसका जो मिड पॉइंट होता है, वहाँ पे हमेशा क्या virtue डिपेंड करता है या रिलाई करता है। और virtue का मतलब यहाँ पे क्या होता है, किसी को इसके बारे में है आइडिया? Virtue lies in the middle ground between extreme। किसी स्टूडेंट को कोई इसके बारे में हो ना हो। virtue से मुराद यहाँ पे नॉलेज को लिया गया है। ट्रुथ, अगर आप फिलॉसफी को पढ़े ना तो वहाँ पे मोस्टली ये ट्रुथ का वर्ड यूज हुआ है। ट्रुथ भी हमारे पास नॉलेज होता है और virtue भी यहाँ पे नॉलेज होता है। ठीक है, और ये कहता है कि ये जो गोल्डन मैन है, उनकी उसकी परसेप्शन है, उसकी ओपिनियन है, ये कहता है कि जब भी हम नॉलेज को एक्सट्रीम लेवल पे लेकर जाना चाहते हैं तो हमें क्या है, मिडल लेवल से जो है ना वो नॉलेज को स्टार्ट करना पड़ता है और फिर हम एक्सट्रीम लेवल तक नॉलेज को लेकर जाते हैं। ठीक है, यानी कि ये जो हमारे पास स्पाइरल करिकुलम है या फिर एडगर डेल की जो कोन ऑफ लर्निंग या पिरामिड्स ऑफ लर्निंग थ्योरी है, उसके साथ बिलोंग करता है। ये कहता है कि हम बेस लाइन से जो है ना वो नॉलेज स्टार्ट करते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम लेवल तक उसको ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद जी नेक्स्ट हम देखते हैं 182 एमसीक्यूज हु प्रेजेंटेड गोल्डमैन। तो गोल्डमैन का कंसेप्ट किसने प्रेजेंट किया था, तो ये हमारे पास अरिस्टोटल जो है उन्होंने प्रेजेंट किया था। ठीक है, उसके बाद जी 183 पे देखिए व्यू ओन कल्चर सुपीरियर टू अदर, यानी कि आपके जो अपना कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो नॉर्म्स हैं, वो दूसरों से अगर आपको सुपीरियर लगती हैं, यानी कि खुद की जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, वो दूसरों की निस्बत आपको सुपीरियर फील होती हैं, तो ये जो एक नॉलेज है, इसको क्या कहा जाता है, एथनोसेंट्रिसिज्म कहा जाता है। एथनोसेंट्रिसिज्म इसको हम कहते हैं कि आप अपना जो कल्चर है उसको बाकी लोगों से सुपीरियर समझते हैं। ठीक है, उसके बाद 184 पे आ जाता है एनालिसिस पास्ट एंड प्रेजेंट सोसाइटी टू क्रिएट गुड फ्यूचर इज पॉलिटिकल फिलॉसफी। यानी कि आप क्या करते हैं, पास्ट और प्रेजेंट जो होता है उसका आप एनालिसिस करते हैं और आप एक अच्छी सोसाइटी बिल्ड करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आने वाला टाइम अच्छा हो आपके लिए, तो ये क्या है, एक कौन सी फिलॉसफी होती है, तो ये हमारे पास पॉलिटिकल फिलॉसफी होती है। ठीक है, इसके बाद 185 एमसीक्यूज हु प्रेजेंटेड द नेशन सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जो है ये हमारे पास थ्योरी है, ये किसने प्रेजेंट की है, तो ये हमारे पास चार्ल्स डार्विन ने प्रेजेंट की है। अच्छा, ये जो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है, इसका मतलब क्या होता है, किसी स्टूडेंट को इसके बारे में कोई आइडिया है? सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आप आने वाले टाइम में या सोसाइटी के अंदर या आने वाले इन्वायरमेंट में खुद को एडजस्ट करें, खुद को फिट करें, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वो जो इन्वायरमेंट है, जो आपका इन्वायरमेंट है, आपके इन्वायरमेंट की जो कल्चर है, जो ट्रेडिशन है, जो नॉर्म्स हैं, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा, उसमें आपको फिट आना पड़ेगा। ये हमारे पास सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट है। ठीक है, चलें जी, लाइट भी ऑफ हो चुकी है, तो आज ये हमारा फिलॉसफी का जो चैप्टर है वो एंड हो चुका है। तो आपका अगर कोई क्वेश्चन हो फिर भी, तो आप डाउट बॉक्स में पूछ सकते हैं या फिर अभी पूछ लें। तो इंशाल्लाह जो प्रीवियस लेक्चर हैं वो सारे यूट्यूब पे मैंने क्रक्स ऑफ एजुकेशन के डाले हुए हैं, आप वो ले सकते हैं। ठीक है, तो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि हम या करिकुलम का या फिर रिसर्च का जो टॉपिक है उसको चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो इंशाल्लाह मंडे को जो है ना हमारी क्लास होगी, तो आप ज़रूर पार्टिसिपेट कीजिएगा। और दूसरा ये है कि जो क्रक्स ऑफ एजुकेशन की ये तो हमारी चल रही है, साथ कैप्सूल ऑफ एजुकेशन जो है, कैप्सूल फॉर एजुकेशन, वो भी चल रही है। और थ्योरी की बुक तो हम डेली बेस पे डिस्कस करते हैं, वो पेड सेशन में चल रहा है हमारा। तो आपके साथ एक और बुक जो है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है
एक और बुक जो है मैंने स्टार्ट की है, परवेज़ इकबाल साहब की, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए, जो कि है क्वालिफाइड गाइड एमेड बाय परवेज़ इकबाल साहब, ठीक है। तो उसका लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, तो आप वो देखें। तो आई होप सो कि आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो वो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम सेशन को एंड करें, क्या ख्याल है? जी सर जो गोल्ड मैन का आप कंसेप्ट बता रहे थे, इसको दोबारा थोड़ा ब्रीफ कर दें। चलें जी, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो गोल्ड मैन का कंसेप्ट है, यानी कि मैंने आपको गोल्ड मैन के कंसेप्ट के हवाले से बताया है। जैसे हमारे पास एक जो थ्योरी है, ये एडगर एडगर डेल ने जो प्रेजेंट की थी, कोन ऑफ लर्निंग या पिरामिड्स ऑफ लर्निंग, या फिर स्पाइरल करिकुलम जो ब्रूनर ने प्रेजेंट किया है, उससे ये मिलती जुलती है, ठीक है। ये भी ये जो कंसेप्ट है, ये कहता है कि अगर हमने किसी बच्चे को लर्निंग करवाना है, कोई कंसेप्ट हम बच्चे को कोई एक्टिविटी परफॉर्म करवाना चाह रहे हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? ग्रेजुअल डेवलपमेंट होनी चाहिए, ग्रेजुअली हमें बच्चे को कम्प्लेक्सिटी की तरफ जो है ना वो लेकर जाना चाहिए, ठीक है। जैसे कि स्पाइरल करिकुलम में ब्रूनर ने कहा था कि हम क्या कर रहे हैं, कि कर सकते हैं कि हम कम्प्लेक्स से कम्प्लेक्स, मुश्किल से मुश्किल चीज़ जो है बच्चे को आसानी से लर्न करवा सकते हैं, अगर हम बच्चे को जो बेसिक चीज़ें हैं, जो बेसिक कंसेप्ट हैं, स्टेप बाय स्टेप हम बच्चे को लेकर जाएं, स्टेप बाय स्टेप पढ़ाएं, तो हम अच्छे से बच्चे को चीज़ें मेमोराइज करवा सकते हैं। अब देखिए, इसकी एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। अब मैं ऐसा तो नहीं कर सकते कि बच्चे को हम टेबल याद करवाना चाह रहे हैं, तो हम बच्चे को 10th जो 10 का टेबल है वो बच्चे को याद करवा दें, ऐसा नहीं होता। हमने पहले 1 का करवाना है, फिर 2 का, फिर 3 का। ऐसा ऐसा ग्रेजुअली हम क्या करेंगे, कम्प्लेक्सिटी की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। चलें जी, ठीक है, फिर सेशन को हम एंड करते हैं। अपना ख्याल रखें आप। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।